हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों के पास माचिस है? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे सिगरेट पीना है। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। और इसलिए भी नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको सिगरेट, कहीं आप सिगरेट तो नहीं पीते हो। इसकी भी संभावना नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना ग्रामर में आग लगा दिया जाए। क्यों भाई, इतना खतरनाक आइडिया क्यों आ रहा है? हम ग्रामर से ही सारा चीज सीखते हैं, फिर ग्रामर में ही क्यों आग लगा देना? इसलिए ये ग्रामर जो है ना, वो बहुत सारे नियम, ये नियम, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये करते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये सही है, वो गलत है। इतनी इफ वर्ड्स और इतनी चीजें, इतनी संख्या में नियम बताया जाता है ना, उससे दिमाग का दही बन जाता है। नहीं तो फिर क्या उपाय है? क्या किया जाए? नियम सीखा जाए या इंग्लिश सीखा जाए? तो मेरे दिमाग में इसलिए आइडिया आया कि ग्रामर पढ़ना ही सबसे टफ काम है। क्यों ना इसी में माचिस की तीली जला के लगा दिया जाए, जल जाए, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों उसकी, कि पहले ग्रामर या पहले लोग। नहीं, तो पहले क्या है कि पहले लोग हैं और उनके बाद ही उन्होंने एक जो है समान रूप से सब पर बराबर रूप से लागू हो, इसके लिए लैंग्वेज बनाया। और लैंग्वेज को नियंत्रित करने के लिए क्या आ गया? ग्रामर आ गया। अब यह ग्रामर इसको नियंत्रित करने लगा। लोगों ने आपसी बातचीत के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, आपसे जो बोलचाल है, लेन देन है, सारी चीजों के लिए, समन्वय के लिए लैंग्वेज बनाया। और लैंग्वेज जो है को संभालने के लिए ग्रामर बनाया कि सब बराबर रूप से रहे। और बाद में यही ग्रामर लोगों को कंट्रोल करने लगा। क्या ऐसा संभव है? होता क्या है कि लोग जो है ग्रामर जो डेवलप करते हैं, धीरे 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 जो सारी चीजें होती है, सोसाइटी में होने वाली घटनाएं, उसमें नए नए वर्ड्स वो सारे कॉमन बनते जाते हैं और फिर वो ग्रामर का हिस्सा बनते चले जाते हैं, वही नियम बनते चले जाते हैं। तो यहाँ भी जो आज मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, जो आज मैं जहाँ पे बम पटकने जा रहा हूँ, वह यह है कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग यूज है इंग्लिश का, हु, व्हिच वर्सेस दैट। नहीं, हु, व्हिच वर्सेस दैट। ये यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि कहाँ हु का प्रयोग करें, कहाँ व्हिच का प्रयोग करें, कहाँ दैट का प्रयोग। तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि हु जो है ह्यूमन के लिए और रेस्ट के लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे, यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हु व्हिच के बदले में कब दैट का करेंगे, कब दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं, और उसको रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके टर्म भी कठिन जान पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। बस सिर्फ कन्वेंशन को समझना है, अभी समय को समझना है, परंपरा को समझना है, क्यों ऐसा किया था उसको समझना है, और तब पता चलेगा कि कोई ग्रामर नहीं है। नहीं, इसको हम कैसे, जो नेटिव स्पीकर है, जो इंग्लैंड के लोग हैं, ऐसे ही यूज करते हैं बगैर कुछ जाने हुए, बगैर उसका ग्रामर जाने हुए। और हम सब ग्रामर के पीछे भागते 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 उसकी लंगोटी भी नहीं पकड़ पाते। नहीं, तो चलिए आज हम उस भूत की लंगोटी भी पकड़ लेते हैं। क्या? तो ये है हमारा टॉपिक, हु, व्हिच वर्सेस दैट। कौन कहाँ यूज होगा, जो रिलेटिव वर्ड के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तीनों है। और कब हम दैट का प्रयोग करें, कब हम हु का प्रयोग करें, कब व्हिच का प्रयोग, हम आज बिल्कुल क्लियर हो लेते हैं। ग्रामर क्या कहता है, पहले मैं ग्रामर की बात इसलिए करूंगा कि ग्रामर क्या कहता है। ऐसा नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं और पता चला पीछे जो मूल बात जिस पर हमें बहस करनी थी वो बात छूट गई। तो ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता है कि डिफाइनिंग, रिस्ट्रिक्टिंग या इंपोर्टेंट या एसेंशियल क्लॉज हो, है ना, तब वहां हम दैट का प्रयोग करते हैं। और जब नॉन डिफाइनिंग, नॉन रेस्ट्रिक्टिव और नॉट नॉट एसेंशियल या नॉट इंपोर्टेंट पार्ट हो, तब वहां पर हम वो और व्हिच का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, ये कौन सा नया ग्रामेटिकल टर्म आ गया जिसको हमें समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रामर कहता है कि डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिंग हो, जब कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो जिसको एकदम डिफाइन करना है, सीमित करना है कि यही, दूसरा कोई नहीं, यही, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। नहीं, हम यहाँ पर हु, व्हिच का भी प्रयोग करते हैं। फिर कंफ्यूजिंग है,
ऐसे केस में हुइज का ही प्रयोग क्यों कर देते हैं भाई? करते हैं। और जब नॉन डिफाइनिंग हो तो केवल और केवल हु हुइज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। यही ग्रामर कहता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दैट का भी प्रयोग करें, हु का भी प्रयोग करें, हुइज का भी प्रयोग करें। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई ओनली है, सुपरलेटिव डिग्री है, द सेम है, लिटिल है, कुछ और वर्ड है, उसके साथ जो है हम दैट का प्रयोग करेंगे, व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कंफ्यूजन्स ग्रामर बताता है। नहीं, लेकिन जब इससे हम परे हटेंगे, जब हम कन्वेंशन की बात करेंगे, जब हम जनरल उस कांसेप्ट की बात करेंगे, उस साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे, उस वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे, जिसमें स्पष्ट हो कि नहीं यही होगा, ये क्यों होगा? नहीं, तो वहां हम चलेंगे। पहले इसको हम कुछ उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण से हम धीरे धीरे उस दिशा की ओर चलेंगे जहां हमारा लास्टली मैं बताऊंगा कि साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, और वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने कुछ यूज किया है, कुछ एग्जांपल लिया है। माय ब्रदर कॉमा यूज किया, हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट। यहाँ हमने दो जगह कॉमा यूज किया, एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्लॉज है जो रिलेटिव वर्ड हु से जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव वर्ड है आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हो गया रिलेटिव क्लॉज आरसी, रिलेटिव क्लॉज। हु इज अ टीचर, माय ब्रदर मेरा भाई, जो कि एक टीचर है, हैज गॉन टू मार्केट, मार्केट गया हुआ। इस ब्रदर के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है। नहीं, तो हमने यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया उससे पहले कॉमा यूज किया, और जो ये रिलेटिव क्लॉज समाप्त हो वहां पर हमने एक कॉमा यूज किया। कॉमा का मतलब होता है फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉज। जब हम स्पोकन करेंगे तो छोटा सा पॉज लेंगे। कैसे बोलेंगे? माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट। अगर नहीं लेना रहता पॉज तो क्या बोलते हैं? माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट। कोई पॉज नहीं, लगातार बोलते चले गए। तो ये जो पॉज वाला है, जो कॉमा वाला है, वही है यह नॉट डिफाइनिंग, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग, नॉट एसेंशियल, नॉट इंपोर्टेंट। क्यों नॉट डिफाइनिंग क्यों है? कि मेरा भाई जो कि एक टीचर है, इन्वर्टेड पॉज में आया है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसको सीमित नहीं कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसके कारण ये अगर नहीं भी रहेगा तो माय ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट, मेरा भाई मार्केट गया, हम इतना कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि वो एक टीचर भी है। इसकी आवश्यकता नहीं है, नॉट नॉन डिफाइनिंग है, नॉट नॉन रिस्ट्रिक्टिंग है, ये रिस्ट्रिक्टिंग है। नहीं, ये मस्ट नहीं है, इसलिए हम ऐसा यूज करेंगे, ऐसा बोलेंगे। क्लियर है कि यह कॉमा जो है वह नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग के लिए यूज हुआ, दोनों तरफ कॉमा यूज करेंगे, यह मस्ट नहीं है, इसलिए हटा भी देंगे तो अभी सेंटेंस का मीनिंग कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन दूसरा में क्या हम यूज किए हैं कि यहाँ पर कॉमा नहीं दिए हैं, सब सारे वर्ड सेम है, कॉमा यूज नहीं किए हैं। माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, मेरा भाई जो टीचर है, यहाँ रिलेटिव ये प्रोनाउन है और ये पूरा रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। जो एक शिक्षक है, हैज गॉन टू मार्केट, मार्केट गया। अब यहाँ यह क्लियर है। तो ये सेकेंड सेंटेंस जो है वह कह रहा है कि माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, यहाँ कॉमा नहीं यूज किया गया है। जो ही कॉमा नहीं यूज किया गया है तब यह क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। कॉमा जो ही यूज हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग, नॉट एसेंशियल, नॉट इंपोर्टेंट, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? हु और व्हिच का प्रयोग हो सकता है। कॉमा जो ही आएगा हु और व्हिच का प्रयोग होगा, और जो ही जो है कॉमा नहीं यूज होगा वहां पर हम हु और व्हिच और दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये डिफाइनिंग हो गया, ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। ये ग्रामर कहता है। कंफ्यूजन तो है भाई क्यों हम यहाँ पर ऐसा करें। अब तीसरा सेंटेंस है माय ब्रदर, हु के बदला में दैट यूज किया गया, इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, एकदम सेम रखा गया सारा चीजें। अब यहाँ पर क्या यूज किया? दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। ऐसा हो सकता है हम हुइज का प्रयोग करें या दैट का प्रयोग करें, कब? जब डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिंग है, और नॉन डिफाइनिंग है तो वहां पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर माय ब्रदर के बाद फिर कॉमा लगाए, सेम वर्डिंग किए गए, सेम वर्ड्स डाले गए हैं। माय ब्रदर दैट इज अ टीचर, कॉमा डाले, हैज गॉन टू मार्केट, हम इसमें पॉज लिए कॉमा डाले। ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। ग्रामर कहता है कि यह गलत होगा, दैट के पहले कॉमा यूज नहीं होगा, या डिफाइनिंग जब हम नॉन डिफाइनिंग यूज करते हैं तो वहां कॉमा नहीं हो, नॉन डिफाइनिंग कॉमा होता है लेकिन वहां दैट कभी भी यूज नहीं होगा, वो ही होगा।
इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए, जो मैंने बताया कि ऑल है, सेम है, लिटिल बताया गया, कुछ और एडजेक्टिव यूज होंगे, जिसके साथ क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वह डिफाइनिंग होगा और वह दैट का ही इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर हु व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये ग्रामर है जहां के कंफ्यूजन्स है, इसके एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं। लेकिन आप उसको महा ट्रिक कहिए, लेकिन मैं महा ट्रिक इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता हूं, मैं साइंटिफिक मेथड पे भरोसा करता हूं। नहीं, मैं साइंटिफिक मेथड पे भरोसा करता हूं। और साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, वैज्ञानिक जो विधि है कोई चीज सीखने की, वो है कि हम ऐसा क्यों क्यों करेंगे भाई ऐसा, हम इस तरीके से क्यों रटेंगे कि जो है अंग्रेजों का जब मन होगा वो बताएंगे कि यहाँ पर ये यूज करना है तो ये यूज करेंगे, यहाँ पर ये यूज करना है तो ये यूज करेंगे, हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो हम रटेंगे क्यों? अब हम बात करते हैं उस साइंटिफिक मेथड की, उस वैज्ञानिक विधि की, जिससे कि हम इस बात का निष्कर्ष निकाल लें कि कब कहाँ यूज होगा। और वह निर्भर किसके ऊपर करना चाहिए? बोलने वाले पर। किस पर निर्भर करना चाहिए? बोलने वाले पर अथवा सुनने वाले पर, दो ही। जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो तो बस चर्चा हो रही है, नहीं, बोलने वाला और सुनने वाला दो महत्वपूर्ण होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सुनने वाला जिसकी बात ही की जा रही है। जब कोई चीज बताया जा रहा होता है तो तीन स्थिति हो सकती है। तीन स्थिति क्या हो सकती है? कि पहला, कि जिसे छोड़ा नहीं जा सकता और इसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। जैसे बोलने वाला कुछ बोल रहा हो, लेकिन अगर कोई बात छूट रहा हो तो वो मीनिंग का मतलब कहना है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोलना कुछ और चाह रहा है और बात कुछ और निकल जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या करता है कि बोलने वाला जो है ऐसी चीजों को जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अपने सेंटेंस में जगह देता ही देता है। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता और इसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, इसको जगह देगा ही देगा। दूसरा होगा स्थिति कि जब चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हो, नहीं, चीजें स्पष्ट, बोलने वाला बोल भी रहा है, सुनने वाला सुन भी रहा है, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हो, चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हो, लेकिन कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां कॉमा कोई पॉज नहीं, नहीं, बोलने वाला कंटिन्यू बोल रहा है, सुनने वाला भी सुन रहा है, तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन को लग रहा है स्थिति स्पष्ट नहीं, दोनों समझ रहा है। नहीं, यह बोलने वाले को ज्यादा स्पष्ट है और सुनने वाला अनुमान लगा सकता है। बोलने वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनने वाला अनुमान लगा सकता है। जैसे उदाहरण में हम यहाँ देखेंगे, जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, मेरा भाई, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं यूज किया, और हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, कोई पॉज नहीं लिया। इसका मतलब है कि मेरे पास कई भाई हैं, मेरे कई भाई हैं, और हम बोले कि हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, मेरे कई भाई हैं जिसमें से जो टीचर है वो मार्केट गया है। तो सुनने वाला इसको अनुमान लगा रहा है, अच्छा इसके कई भाई होंगे, नहीं, वह अनुमान लगा रहा है कि इसके अच्छा इसके कई भाई होंगे, इसलिए कह रहा है कि माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, नहीं, बगैर किसी पॉज का। लेकिन जो ही वह पॉज लगाएगा जिसे छोड़ा जा सकता है, कहेगा कि माय ब्रदर, नहीं, माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, मतलब जो ही पॉज लिया या कॉमा लगा, इसका मतलब है वह इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं था, वह था कि उसका जो वही भाई है, एक ही भाई है जो मार्केट गया, मतलब उसके पास दूसरा भाई नहीं है। तो ये जो अनुमान लगा सकता है वह सुनने वाला अनुमान लगा सकता है। देखिए, बोलने और मतलब जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है कि एक है कि वो बगैर मतलब बताए हुए उसको काम नहीं चलेगा, वो कहेगा कि माय ब्रदर हु इज अ टीचर, उसको पता है कि जो टीचर है वह गया, मेरे कई भाई है, जो टीचर है वह गया मार्केट, बोलने वाले को पता है, और वह इसको छोड़ता है तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, किस भाई के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको अंग्रेजी में डिफाइनिंग और ये वगैरह वगैरह टर्म यूज कर दिया गया, लेकिन यहाँ हमें समझना है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नहीं, ये हमें समझना है। तीसरा जो है कि जिसे छुड़ा सकता है, सेंटेंस अधूरा नहीं रहेगा। फर्स्ट में था कि सेंटेंस ही अधूरा रह जाएगा, और इसमें है कि सेंटेंस अधूरा नहीं रहेगा। हम उदाहरण से आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। यहां देखिए, मैन इज द ओनली एनिमल, यहां पर दैट यूज हुआ है, यहां पर दैट यूज हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि क्या हम यहां तक जाके छोड़ सकते हैं, मैन इज द ओनली एनिमल? आप स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, वहां कुछ ना कुछ और बातें होगी, कुछ और आप कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि यह छोड़ा नहीं जा सकता ये पार्ट, इसलिए यहां पर क्या हो गया, दैट।
नहीं, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उस स्थिति में दैट का प्रयोग नहीं। दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग, एकदम सेम डॉग है। क्या हम हु इज का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये छोड़ा ही नहीं जा सकता है, यह सेम डॉग है। अरे भाई कुछ आगे भी आपको तो कहना ही है, तो जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है वही क्या है, दैट का प्रयोग है। दैट बिटवीन यस्टरडे, इसलिए यहाँ पर दैट होगा, हु इज का प्रयोग नहीं होगा। अब माय ब्रदर हु इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, मैंने कहा कॉमा जिसे छोड़ा जा सकता है नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉमा का प्रयोग होगा, हु इज का प्रयोग हो सकता है। क्लियर हो गए? एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि दैट जो है वह कंजंक्शन भी है। दैट क्या है, कंजंक्शन भी है। और हु इज जो है केवल रिलेटिव वर्ड है। ये है कि ये जो है जोड़ने का काम भी करते हैं, एक एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, लेकिन दो गुण है, सिंगल एक काम नहीं करते हैं। और दैट जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन वर्ड है, वो पूर्णतया कंजंक्शन वर्ड है। तो दैट जो है, दैट का स्पेशल वर्ड है, इसको प्योर कंजंक्शन वर्ड कहिए। ये रिलेटिव वर्ड भी है लेकिन प्योर कंजंक्शन वर्ड है, जोड़ने काम करता है, उसमें भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को। और दैट का काम है कॉमा को हटाना। कॉमा क्या है, एक जोड़ है जो दिखता है, जैसे कोई चीज को हम जोड़ते हैं, बिल्डिंग करते हैं तो दिखता है कि यहाँ बिल्डिंग किया हुआ है, दैट इज कॉमा, ब्रेक है वो। लेकिन जब इस तरह से फिक्स किया जाता है, चिपकाया जाता है फेविकॉल से या फिक्सिट से कि बिल्कुल ना दिखे कि यहाँ जोड़ा भी गया है, दैट इज दैट, वह दैट है। जब हम सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं इसका मतलब कोई कॉमा आगे पीछे नहीं होगा, सारी चीजें समाप्त, बीच में जो ही दैट आया फिक्स कर दिया गया, कॉमा खत्म। तो जहां भी दैट यूज होगा वहां कॉमा होगा, जहां कॉमा यूज होगा वहां दैट होगा ही नहीं। आप जब नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां क्या किया जाता है, कॉमा को हटाया जाता है, दैट लगा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, वहां फिक्स करते हैं। तो यही बात है, यहाँ जब फिक्स करेंगे तो कभी भी कॉमा नहीं आएगा। और कॉमा तब आता है जब हम कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं। तो जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, सारे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस तरह के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसको हटाया भी जा सकता है, दैट मीन्स वो कॉमा के अंदर आएगा। और वहां भी कभी भी हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉमा के साथ कभी दैट का प्रयोग नहीं होगा। और जहां पे ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो है, दो स्थिति हो गई, स्पष्ट है नहीं भी है लेकिन कॉमा का प्रयोग नहीं है, और बोलने वाला समझ रहा है लेकिन सुनने वाला अनुमान लगा रहा है, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, तीनों का प्रयोग करते हैं, हु, व्हिच और दैट। जो केस था, माय ब्रदर दैट इज अ टीचर हैज गॉन टू मार्केट, यहां पर हु भी हो सकता है और व्हिच भी हो सकता है। सॉरी, व्हिच तो नहीं होगा क्योंकि मैन है, हु का प्रयोग भी यहां पर हो सकता है क्योंकि अनुमान लगा रहा है, बोलने वाला जो है तो स्पष्ट है लेकिन सुनने वाला अनुमान लगा रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि हु का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन जहां पर श्योर है, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, सी इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, वह सुंदर लड़कियों में से एक है, दैट आई एवर सीन, जिसे मैंने देखा है अभी तक। यहाँ हमने क्या यूज किया, दैट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जो ही हम बोलते हैं सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, बोल के चुप हो जाएंगे तो सुनने वाले को लग जाए कुछ तो छुपा रहा है, आगे बोलो भाई, बोलो क्या बोलना चाह रहा है, तुम तो बोलो, तब पता चलेगा कि नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा, ये जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब बताइए यहाँ पर एक्सेप्शन कोई रह गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। तीनों कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि कब हम दैट का यूज करेंगे, कब हु व्हिच और दैट का प्रयोग करेंगे, और कब जो है सिर्फ हु और व्हिच का प्रयोग करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं तो ग्रामर की बातें, कानूनी किताबें पढ़ पढ़ के, कानूनी चीजें रट रट के हम जो है दिमाग जो हमारा ब्रह्मांड जो है फटने की स्थिति में पहुंच जाता है, नहीं गर्म हो जाता है, काम नहीं करता ठीक से। लेकिन अगर हम इस फ्लो को, इस कंसेप्ट को समझते हैं कि रियल में बोलने वाला सुनने वाला चाह क्या रहा है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, सुनने वाला क्या समझ रहा है और कह क्या रहा है, चीजें जब बातें एकदम स्पष्ट हो जाती है तब हमको पता चलता है कि ये फ्लो है, यही दैट इज साइंटिफिक मेथड। कोई चीज को हम कैसे समझें, नहीं तो इससे हमारा ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और मुझे भरोसा है कि ऐसा वीडियो कभी आपने नहीं देखा होगा, ना आगे भी देख पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से साइंटिफिक मेथड से अभी तक पढ़ाया लैंग्वेज को नहीं जा रहा है। इंडोनेशिया में या कहीं कहीं इस तरह की रिसर्च हुई, भारत में भी रिसर्च हुई,
कि नहीं, लैंग्वेज को साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक विधि से पढ़ने की आवश्यकता है, उससे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और सुधार भी होगा लैंग्वेज में। तो हमने ये प्रयास किया है, इसके बाद बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग भी जो है मेरे मेथड्स को अपनाएँगे, मेरे तरीकों को अपनाएँगे। ये वीडियो आपको सुधार जो होगा इस तरह का वो आगे भी आपको दिखेगा। लेकिन ये याद रखिए कि इसके बाद डेफ़िनेटली जो है वह भाषा के सीखने में जो वैज्ञानिक पद्धति है, विधि है, इसका प्रयोग करके शिक्षण में बहुत ज़बरदस्त सुधार होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो डेफ़िनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।